डियर स्टूडेंट्स, अब हम उस मोड़ पे आप कीन्स के रोजगार सिद्धांत में आ गए हैं कि जहां पर आप प्रभावी मांग को समझ सकते हैं, क्योंकि आपने समग्र मांग देख लिया और समग्र पूर्ति देख लिया। ठीक है, समग्र मांग क्या है कि विभिन्न रोजगार के स्तर पर वो लोग मतलब उत्पादक लोग कितना सोचते हैं कितनी आय हो जाएगी, और समग्र पूर्ति क्या दिखाता है कि विभिन्न रोजगार के स्तरों की लागत क्या होगी या न्यूनतम कितना उन्हें मिलना चाहिए तभी वो पूर्ति करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये है, देखिए एक अनुसूची मैंने बनाया है, ये संभावित रोजगार है, ये एग्रीगेट डिमांड फंक्शन है, ये है एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। ठीक है, अच्छा, जब रोजगार कुछ नहीं है तो भी इतनी मांग होगी, क्योंकि जीने के लिए तो भोग करना पड़ेगा, लेकिन लागत कुछ नहीं है। ठीक है, न्यूनतम लागत कुछ नहीं है क्योंकि कोई रोजगार नहीं है। 1 करोड़ का रोजगार है तो अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रत्याशित विक्रय आय, उन्हें भाई ज्यादा रोजगार होगा तो ज्यादा उत्पादन होगा, तो ये प्रत्याशा ज्यादा होगी कि ज्यादा आय प्राप्त होगी ये। लेकिन न्यूनतम जो मौद्रिक लागत है या न्यूनतम उन्हें मिलना जो चाहिए वो 30 करोड़ है, तो ये करोड़ में व्यक्त किया गया है। और जब फिर 3 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया तो समग्र मांग 70 करोड़ की है, और जो है 70 करोड़ की है, और ये सारी चीजें करोड़ में है, याद रखिएगा करोड़ में है। तो लेकिन न्यूनतम लागत जो है, जो पूर्ति कीमत है वो 60 है। तो जब समग्र मांग समग्र पूर्ति से ज्यादा होगी, मतलब अगर लगेगा कि हमारी संभावित आय, उत्पादकों की संभावित आय उनकी जो न्यूनतम लागत है उससे ज्यादा है, मतलब उनकी लागत से ज्यादा है, तो क्या करेंगे, वो ज्यादा लोगों को रोजगार देना चाहेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए जब तक यहाँ क्या है कि इस स्थिति में एग्रीगेट डिमांड फंक्शन इससे ज्यादा है सप्लाई से, तो और रोजगार देना चाहेंगे, ये भी इससे ज्यादा है, और तो जब तक हमारी मांग ज्यादा है, हमें लग रहा है कि हमें प्रत्याशित आय ज्यादा होगी, तो और रोजगार दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए और दिया जाएगा, यहाँ पे और दिया जाएगा, ये भी ज्यादा और दिया जाएगा। किंतु जब एक बार समग्र मांग और समग्र पूर्ति आपस में बराबर हो गई तो यही संतुलन का बिंदु होगा। मतलब आप देख रहे हैं कि विभिन्न रोजगार के स्तर पर ये प्रत्याशित समग्र मांग है, लेकिन वास्तविक समग्र मांग वो है जिस पर पूर्ति भी इसके बराबर हो गई, मतलब 90 के बराबर ये 90 हो गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर मान लीजिए अब ये प्रत्याशित समग्र आय या समग्र जो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन है 95 ही है, लेकिन लागत बढ़ रही है, तो यहां पर कोई भी उत्पादन करना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो अच्छा, तो आपने देखा कि जहां पर मांग और पूर्ति बराबर हैं वही प्रभावी मांग है। तो प्रभावी मांग कितनी है, 90 करोड़ की प्रभावी मांग है, क्योंकि इसी पर पूर्ति भी बराबर है। अब आइए ग्राफ से देखते हैं, तो हम वाई अक्ष पे एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन लिए हैं। अब आप देखिए ये एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन है, ये ओ से यहां तक जा रहा है, ये देखिए उठ रहा है, जैसे जैसे रोजगार बढ़ रहा है वैसे वैसे लागत बढ़ रही है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, पूर्ण रोजगार की स्थिति है। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया है, अब सिर्फ लागत बढ़ेगी लेकिन रोजगार नहीं बढ़ सकता, इसीलिए वर्टिकल हो गया। तो ये यहाँ तक तो ये बढ़ता हुआ है, फिर वर्टिकल हो गया। और ये देखिए ये समग्र मांग फलन है जो दिखा रहा है कि इतना स्वायत्त उपभोग है, ये समग्र मांग फलन है। तो विभिन्न रोजगार से स्तर से संबंधित विभिन्न मांग है जो प्रत्याशित मांग है, किंतु इस बिंदु पर क्या हो रहा है, इस बिंदु पर जो है ये समग्र मांग इस समग्र पूर्ति को काट रहा है इवन बिंदु पर। तो यही जो है प्रभावी मांग है, और रोजगार का स्तर ON1 निर्धारित हो रहा है, ON1। अच्छा, अब अगर रोजगार को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, मांग को बढ़ाना पड़ेगा। मांग को बढ़ाने के लिए चाहे निवेश बढ़ा दीजिए या सरकारी व्यय बढ़ा दीजिए यहाँ, या उपभोग बढ़ा दीजिए। हम मान रहे हैं कि निवेश बढ़ाया जा रहा है,
तो मान लीजिए देखिए सी धन आई था तो थोड़ा और निवेश बढ़ा दिया गया, डेल्टा आई कर दिया गया, तो क्या हो गया, अब ये जो समग्र मांग वक्र यहाँ थी ये चल के ऊपर होगी, मतलब अब जब यहाँ इसको E1 पे काट रही थी अब इसको E2 पे काट रहा है, मतलब कि जो शुरू में रोजगार वो N1 था वो समग्र मांग बढ़ गई इसलिए प्रभावी मांग बढ़ गई, इसलिए E2 पे काट रहा है, इसलिए रोजगार का स्तर N2 हो जाएगा। इस प्रकार अगर रोजगार का स्तर बढ़ाना है, मंदी दूर करना है तो प्रभावी मांग को वृद्धि करनी पड़ेगी। जो समग्र मांग जब बढ़ेगी तो प्रभावी मांग भी अपने आप बढ़ेगी, लेकिन एक सीमा के बाद, अब अगर यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया इसको और ऊपर शिफ्ट करेंगे, यहाँ तक अगर ये आ जाएगी, देखिए ये यहाँ तक आ जाएगी तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति हो जाएगी और समग्र मांग बढ़ेगी तो सिर्फ लागत बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी, लेकिन रोजगार और उत्पादन नहीं बढ़ेगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि प्रभावी मांग क्या है, जहां पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति एक दूसरे के बराबर है, जहां एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ये आपका समग्र मांग फलन है, E1 बिंदु पर है, मांग बढ़ी तो अब प्रभावी मांग E2 बिंदु पर हो गया और ये पूर्ण रोजगारी बिंदु है। अगर इसको हम कहें तो A2 है तो ये पूर्ण रोजगारी है, ये पूर्ण रोजगारी बिंदु है, इसके आगे अब रोजगार नहीं बढ़ सकता। तो ये हो गया प्रभावी मांग के सिद्धांत से कीन्स के रोजगार का सिद्धांत, अल्प रोजगार का सिद्धांत। अल्प रोजगार हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि कीन्स बोलते थे देखिए E1 बिंदु पर भी संतुलन हो सकता है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ है, यहाँ पर भी संतुलन स्थापित हो सकता है या यहाँ पर भी संतुलन स्थापित हो सकता है। और यही उन्होंने बोला कि सामान्य स्थिति यही है कि अल्प रोजगार पर ही संतुलन स्थापित होगा। तो ये कीन्स का सिद्धांत है जिसको हम अल्प रोजगारी संतुलन का सिद्धांत कहते हैं, जो प्रभावी मांग पर डिपेंड करेगी। प्रभावी मांग क्या है, जहां पर समग्र पूर्ति और समग्र मांग एक दूसरे के बराबर है। थैंक यू।